अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? बेटा आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसे हर एक साइंटिस्ट यूज़ करता है अपने फील्ड के अंदर किसी भी मज़हर को समझने के लिए। किसी भी मज़हर को, किसी फेनोमेना को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी इवेंट को जो इस उसके इर्द-गिर्द हो रहा है, अकर हो रहा है, एग्ज़िस्ट कर रहा है, उसको समझने के लिए वो क्या करता है कि एक मेथड इस्तेमाल करता है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हम उस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? हम कहेंगे द प्रोसेस और अ मेथड ऑफ अ रिसर्च बाय व्हिच साइंटिस्ट ऑफ ऑल फील्ड्स attempts to explain the phenomena or problem in the universe of world। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी साइंटिस्ट, किसी भी फील्ड का साइंटिस्ट, किसी एक प्रोसेस के तहत, किसी एक मेथड ऑफ रिसर्च के तहत वो किसी इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मज़हर को एक्सप्लेन करने की जो कोशिश करता है या एक्सप्लेन करता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक मेथड का। यहाँ पे मुराद मज़हर प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है, बट फेनोमेना से मुराद मीन्स मज़हर से मुराद क्या है? फेनोमेना से मुराद ये है कि हमारे इर्द-गिर्द जो फैक्ट हो, कोई इवेंट हो दैट इज़ ऑब्ज़र्व्ड। हमारा कोई ऐसा फैक्ट या ऐसा कोई इवेंट अगर हम देखें और वो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा हो, उस इवेंट को, उस फैक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? हम उस फैक्ट को नाम देंगे फेनोमेना। कौन-कौन से हो सकते हैं ये फेनोमेनाज़? ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जो नेचुरल होंगे वो कौन-कौन से होंगे? नेचुरल फेनोमेनाज़ में हम कहेंगे नेचुरल फेनोमेनाज़ वो होंगे जिसके अंदर ह्यूमन इनपुट ना होने के बराबर हो। Those phenomena which haven't any input of a human occurring without human input। वो मज़हर, वो फैक्ट, वो इवेंट जो ऑब्जर्व हो रहे हों, ऑब्जर्व टू एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इनपुट आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना। कौन-कौन से? आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूं तो आता है, छोड़ दिया, ड्रॉप किया, नीचे आता है, क्यों आता है? दैट्स द रीज़न। रीज़न ये क्या है? हमें पता है ये रीज़न होता है ग्रेविटी। हम इसको क्या कहेंगे? वो नेचुरल फॉर्म हमारे पास क्या है? ग्रेविटी है। मैग्नेट्स एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, रिपेल भी करता है। रेनबो हो गया, लाइटनिंग हो गया, वोल्केनोज हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस या इवेंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, वो सब क्या है? वो सब नेचुरल फेनोमेनाज़ हैं। वो सब क्या है? नेचुरल फेनोमेनाज़ हैं। नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए कोई भी साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है? वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है। वो मेथड कौन-कौन से होंगे? वो मेथड हमारे पास जो होंगे, वो हमारे पास स्टेप्स ऑफ होंगे किसके? साइंटिफिक मेथड के। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी मज़हर को पहला स्टेप समझने का, उस इवेंट से, उस फिनोमेना से नॉलेज हासिल करने का जो पहला स्टेप है, वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या कहते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के तहत हम ये उस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से एक एक्ट ऑफ कलेक्टिंग डेटा होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक एक्ट ऑफ कलेक्टिंग डेटा होता है। बाय हूम? हो सकता है कि हम अपने सेंसेस इस्तेमाल करें और हम कोई साइंटिफिक टूल्स या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसके ज़रिए हम कोई भी ऑब्जर्वेशन क्या करें या ऑब्जर्वेशन के तहत हम कोई डेटा हासिल करें। फिर क्या होता है? उस डेटा के तहत हमने कुछ न कुछ सवाल पैदा करने हैं कि ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? और उस सवाल पैदा करने के साथ-साथ जो साइंटिस्ट होगा, वो उसके आंसर्स प्रोवाइड करेगा। वो आंसर्स जिस चीज़ के अंदर, जिस पार्ट के अंदर जो फ़राहम करेगा, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हाइपोथेसिस। हम उसे क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे। और हाइपोथेसिस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन होता है किसकी? किसी भी ऑब्जर्वेशन की। किसी भी ऑब्जर्वेशन की, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है वो एक तरह का प्रपोज्ड आंसर होता है उन क्वेश्चंस का जो हम ऑब्जर्व करते हैं या बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। दोज answers which are based on the ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड जो आंसर्स हों, उन आंसर्स को हम कहाँ पे लिखते हैं? वो लिखते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। जब हमने लिख दिया, कोई एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं किया, एक चीज़ को देखा, उसमें से सवाल उठे, उन्हीं सवाल का हमने जवाब दिया।
जैसे तुक्के के तौर पर हमने ऑब्जर्वेशन की, तुक्के के तौर पर हमने उसके जवाबात लिखे। अब हमें पता नहीं कि ये तुक्के हमारे सही थे, जो गेजेस हमने की वो गेजेस सही है या गलत। अब इन गेजेस को हमें कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो क्या होगा, अगर वो हाइपोथेसिस जो आपने एक्सपेरिमेंट पहले कहा है उसी लिहाज से जवाब मिलता है, इट मीन्स आपका हाइपोथेसिस कामयाब है, आपका हाइपोथेसिस कामयाब है और आप सही हो। अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको हाइपोथेसिस दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ तक कि वो एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस का कोई कंक्लूजन निकला, अगर हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड देन अलग बात है, अगर डिसप्रूव्ड हुआ तो क्या करना पड़ेगा, करेक्ट हाइपोथेसिस को सही करना पड़ेगा और दोबारा से यही तरीका आपने रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर प्रूव्ड हो गया आपका जो अपना हाइपोथेसिस है वो अगर सही है, इफ इट इज करेक्ट देन वी विल हैव टू एक्सेप्ट। हर कोई उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, और हम दोबारा उसके ऊपर और हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमने और ऑब्जर्व हाइपोथेसिस लगाए और एक्सपेरिमेंट्स किए, सब के सब सही होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, उस चीज़ के लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को हम नाम देंगे किस चीज़ का, हम नाम देंगे थ्योरी का। अगर डिटेल्ड नहीं आती, मीन्स एक ही हाइपोथेसिस आता है, तो वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो एक ही हो, हम उसे क्या कहेंगे, ला कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ला कहेंगे। उस एक्सप्लेनेशन के अंदर हो सकता है कि थ्योरेटिकल वर्ड्स हों या मैथमेटिकल इक्वेशंस हों, कुछ भी हो सकती हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। हम एक तरह इस तरीके से कह सकते हैं कि ला भी वेरीफाइड है और थ्योरी भी क्या है, वेरीफाइड है। ना ला थ्योरी में चेंज हुआ, ना थ्योरी ला में चेंज हुई। जब आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ तो वो ला भी बन सकता है, थ्योरी भी बन सकती है। ला तब बनेगा और हाइपोथेसिस एक ही हो। थ्योरी कब बनेगा, जब हाइपोथेसिस की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेट ऑफ हाइपोथेसिस हो, वो हमारा क्या बन जाएगी, वो हमारा बन जाएगी थ्योरी। ये आपने बच्चे ये चीज याद रखनी है कि अ थ्योरी नेवर बिकम्स अ लॉ, इज वेल टेस्टेड दैट अ थ्योरी नेवर बिकम्स अ लॉ। उसके अलावा बेटा जो हाइपोथेसिस से डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं, इससे पहले भी यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि कभी कभार थ्योरी एक्सपेरिमेंट से पहले आ जाती है। थ्योरी एक्सपेरिमेंट से पहले आ जाती है। पहले क्या हुआ, हमने देखा कि हाइपोथेसिस जब वो करेक्ट हुआ और फिर दूसरा हाइपोथेसिस आया वो भी करेक्ट हुआ और उसके एक बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल गई, तो वो क्या बन गई, थ्योरी बन गई। बट अगेन अगर आपका हाइपोथेसिस हो, तो हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे हों, फिर वो जब बहुत सारे हाइपोथेसिस आपस में मिलते हैं तो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बन जाते हैं किसी भी चीज़ की। वो अभी तक प्रूव नहीं हुए तो हम कहेंगे वो क्या बन गई, एक थ्योरी बन गई। अब ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे ये थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी इज प्रूव्ड। ये क्या है बेटा, ये थ्योरी प्रूव्ड है, ये थ्योरी प्रूव्ड है। बट अगर कोई हाइपोथेसिस हो वो बहुत सारे हों, बहुत सारे अगर अगर हमने मिला के बनाए तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। अब थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, अब थ्योरी को प्रूव करवाना पड़ेगा। मीन्स कहाँ से गुजारना पड़ेगा, हमने एक्सपेरिमेंट से इसको गुजारना पड़ेगा। अगर वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट से गुजरती है और वो थ्योरी करेक्ट होती है, जो थ्योरी के अंदर है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मीन्स कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंट से निकलता है वही वही है जो थ्योरी बता रही है, तो हम कहेंगे थ्योरी इज प्रूव्ड। और थ्योरी क्या बन जाएगी, प्रूव हो जाएगी और हर एक साइंटिस्ट उसे मानेगा। और अगर थ्योरी हमने बनाई और एक्सपेरिमेंट्स वो न मिले तो हम क्या करेंगे, उसी थ्योरी को अब क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। किस लिहाज से, एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। हम एक्सपेरिमेंट के लिहाज थ्योरी को इस तरह से मॉडिफाई करें कि वो जो थ्योरी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो एक लिहाज से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डिस्प्रूव हुई है तो हमें थ्योरी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है। अगर दोबारा एक्सपेरिमेंट करके भी रिजल्ट आपका नहीं आता तो एक बार फिर आपको थ्योरी में क्या करना है, आपने थ्योरी को बार बार मॉडिफाई करना है, करते करते यहाँ तक कि वो आपको रिजल्ट अप्रूव्ड न बता दे जो एक्सपेरिमेंट्स में है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और जब तक ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे थ्योरी इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड थ्योरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये थ्योरी क्या है, प्रूव्ड थ्योरी है।
अब उस फेनोमेना के बारे में उस एक्सपेरिमेंट के तहत हम कहेंगे ये थ्योरी वैलिड है और वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करती है। ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं बताती कि अब ये जो चीज़ है ये थ्योरी प्रूव है। हो सकता है सो आगे चल के अगले स्टेप में यही थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रही है, बट आगे चल के यही थ्योरी डिस्प्रूव हो जाए और कोई ऐसा और मज़र उसी चीज़ में से निकल के आए जो ये थ्योरी एक्सप्लेन न कर पाए, बट वो थ्योरी अपने लिहाज से क्या होगी, वो अप्रूव्ड होगी। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी है तो एक्सेप्टेड, एक तरह से रेक्टिलिनियर मोशन भी बयान करती है, वेव थ्योरी है वो भी सही है। जब हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी तो पहले पार्टिकल थ्योरी फिर वेव थ्योरी, वो पार्टिकल थ्योरी डिस्प्रूव हो गई, वेव थ्योरी आ गई, बट जब दोनों की कंट्राडिक्शन हुई, हमारे एक्सपेरिमेंट से हमने जब जवाबात देखे तो उसके बाद हमारे पास एक मॉडर्न थ्योरी आई जिसके अंदर हमें ये कहा गया कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, लाइट के पास बहरूप है, दो रूप से, तो वो भी सही वो भी सही, दैट्स इट। तो इसी तरीके से कोई भी थ्योरी जो होती है वो फाइनली डिस्प्रूव होके हम उसे डब्बे में नहीं डाल देते, उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, एक अपनी लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अंदर वो थ्योरी काम करती रहती है। इसी तरीके से बेटा जो भी साइंटिस्ट होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फेनोमेना को, किसी भी इवेंट, किसी भी फैक्ट को वो टेस्ट करता है, टेस्ट कर करके उसमें से कुछ लॉज भी बनाता है, कुछ थ्योरीज भी बनाता है। उसके अलावा वो कुछ के अंदर मॉडल भी बनाता है और प्रिंसिपल भी बनाता है। लॉज और प्रिंसिपल में इतना कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि हम प्रिंसिपल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, हम लॉज इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है, लॉ इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेनोमेना, theory is a detailed explanation of a phenomena, theory is also proved, law is also proved। जो चीज़ प्रूव नहीं होती वो एक तरीके का हाइपोथेसिस होता है। बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जो हमारे साइंस के अंदर मौजूद हैं, वो प्रूव नहीं है, बट वो हैं। ऐसे बहुत सारे मफरूज़ात हैं जो साइंस के अंदर मौजूद हैं, बट जो प्रूव्ड होते हैं वो क्या होते हैं, या तो लॉ होते हैं या तो क्या होती हैं, थ्योरीज होती हैं। ये आप चीज़ एक ने अपने ध्यान में कंसिडर करनी है। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन कहीं भी आपको बताएंगे कि थ्योरी लॉ में चेंज होती है, बट बेटा याद रखना थ्योरी कभी भी लॉ में चेंज नहीं होती। इसके अलावा बेटा यहाँ पे लिखा है, नोट दैट वंस अ थ्योरी इज हैज़ बीन टेस्टेड थॉरोली, जब किसी भी थ्योरी को थॉरोली और क्या 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 किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो थ्योरी कभी भी लॉ नहीं बनेगी। ये बहुत सारे बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि थ्योरी बिकम्स अ लॉ, थ्योरी नेवर बिकम्स अ लॉ। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें थ्योरी कभी भी लॉ नहीं बनती। थ्योरी एक अलग चीज़ है, साइंस लॉ एक अलग चीज़ है। लॉ एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है और थ्योरी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और कभी कभार थ्योरी जो होती है वो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करती है, लॉ किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, लॉ कहता है कि ये चीज़ है सो है, उसकी लॉ कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। लॉ कहता है मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं हूँ सो हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन में है मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पर ये है, क्यों है, किस वजह से, डिटेलमेंट बताओ, ये ला कभी भी नहीं बताता। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर द साइंटिफिक मेथड्स व्हिच आर यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ साइंटिस्ट, और उसके अंदर यही प्रोसीजर होते हैं, ऑब्जर्वेशन बना, हाइपोथेसिस बना, एक्सपेरिमेंट से गुजारो, करेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं दोबारा से हाइपोथेसिस को बना। ये सारा प्रोसेस होता है साइंटिफिक मेथड का, जो किसी भी लेबोरेटरी लैब के अंदर इस्तेमाल होता है। सो बेटा होप दैट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स विल बी द इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।